Good morning to one and all. My dear students, today I am here along with the 12th part of Parts to Modernization, and this session I shall explain about the story of Korea. And in the story of Korea, I shall explain about the continued economic growth and calls for democratization. लोकतंत्रीकरण की मांग और निरंतर आर्थिक विकास को मैं समझाऊंगा। साथ ही shall explain about the Korean democracy and the IMF crisis. कोरियाई लोकतंत्र की कुछ कहानी और जो IMF संकट का सामना किया गया था कोरियाई सरकार के द्वारा, उसको मैं आपके समक्ष समझाने का प्रयास करूंगा। Dear students, in the section of continued economic growth and calls for democratization, the desire for democratization grew upon the death of Park Chung-hee. But in December 1979, another military coup, this time lead to Chun Do-hwan, was staged. बच्चों, हमने देखा था कि पार्क चुंग ही की जो हत्या है अक्टूबर 1979 में कर दी गई थी। उसके साथ ही वहाँ की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, इकोनॉमिक क्राइसिस से जो गुजर रहा था, वो समस्याओं के दौर में ही उसकी हत्या हुई थी। अब जो लोकतंत्रीकरण की इच्छा, जो लोगों के मन में जो लोकतंत्रीकरण की इच्छा थी, वो पार्क चुंग ही की मृत्यु के साथ फिर बढ़ने लगी थी। लेकिन दिसंबर 1979 में फिर एक बार एक सैन्य नेता चुन डू-हवन, उसकी अगुवाई में सैन्य तख्ता पलट का मंच फिर से तैयार होता है। इन May 1980s, various protests in key cities around the nation were held by students and citizens demanding democracy in the face of Chung's military faction. बच्चों, मई 1980 में चुन डू-हवन जो है, उसके गुट के विरुद्ध लोकतंत्र की मांग करने वाले जो छात्रों और जो नागरिकों के द्वारा राष्ट्र के प्रमुख शहरों में विभिन्न विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। जब ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुए तो सैन्य दलों ने क्या किया कि पूरे देश में मार्शल लॉ को लागू कर दिया, ताकि ये जो लोकतंत्र के लिए आंदोलन किया जा रहा है उसे दबा दिया जाए, है ना। द मिलिट्री फैक्शन सप्रेस द डेमोक्रेसी मूवमेंट by implementing martial law across the country, and in the city of Gwangju in particular, students and citizens did not back down and demanded that martial law be ended. बच्चों, सभी पूरे देश में ये लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठाई जा रही थी। ग्वांगजू शहर में विशेष रूप से छात्र और जो नागरिक थे, वो लगातार इस मार्शल लॉ को समाप्त करने की मांग करते रहे। और बच्चों, ये जो मूवमेंट था, ये ग्वांगजू डेमोक्रेटाइजेशन मूवमेंट के नाम से जाना गया था। हाउएवर, चून्स मिलिट्री फैक्शन सप्रेस द प्रोटेस्ट फॉर डेमोक्रेटाइजेशन। हालांकि जो चून के जो सैन्य दल थे, उसकी जो सेना थी, उसने डेमोक्रेटाइजेशन के लिए, लोकतंत्रीकरण के लिए जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों की आवाज़ को दबा दिया। Later that year, Chun became the president through an indirect election under the Yusin Constitution. उसी वर्ष के अंत में क्या होता है कि चून जो थे वो यूसिन संविधान के तहत, यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, इनडायरेक्ट इलेक्शन के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से राष्ट्रपति बन जाते हैं। The Chun administration strengthened the suppression of democratization influences in order to stabilize the regime. बच्चों, अब चून प्रशासन या जो चून थे वो जो प्रेसिडेंट हो जाते हैं, अब वो अपनी सरकार को स्थिर रखना चाहते हैं। अपनी सरकार को स्थिर रखने के लिए
वे जो लोकतांत्रिक प्रभाव का वो मजबूती के साथ दमन करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि चून गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल बनी रहे। एंड ड्यू इन द पार्ट टू द इंटरनेशनल इकोनॉमिक बूम, the Chun administration was able to raise economic growth from 1.7% in 1980s to 13.2% in 1983, and while also significantly lowering inflation। बच्चों क्या होता है कि चून प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक दृष्टिकोण से कोरिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, आर्थिक विकास था, उसको 1980 के 1.7% से बढ़ा करके 1983 तक 13.2% तक ला दिया। और साथ ही क्या हुआ, लोअरिंग इन्फ्लेशन, जो मुद्रास्फीति थी उसको भी कम कर दिया गया। ये उनके इकोनॉमिक अचीवमेंट्स कह सकते हैं। अब देखिए, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या असर हुआ वो देखिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैड लीड टू urbanization, improved education levels and media advancement। आर्थिक विकास ने शहरीकरण को बढ़ावा दिया, शिक्षा के स्तर में सुधार लेकर आया, और साथ ही साथ मीडिया की जो प्रगति थी उसको भी इन्होंने जन्म दिया। इसके फलस्वरूप अब क्या होता है कि एज अ रिजल्ट सिटीजन सेल्फ अवेयरनेस अबाउट पॉलिटिकल राइट्स ग्रीव। इसके फलस्वरूप नागरिकों में जो राजनीतिक अधिकारों के प्रति आत्म जागरूकता बढ़ती है, ठीक, जिससे जो राष्ट्रपति का जो प्रत्यक्ष चुनाव के लिए अब संविधान में संशोधन की मांग भी की जाना शुरू होती है, लीडिंग टू डिमांड्स फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू अलाउ डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष चुनाव के लिए संवैधानिक संशोधनों की मांग की जाना शुरू होती है। तो इस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ का जो इम्पैक्ट था वो अर्बनाइजेशन, एजुकेशन लेवल की ग्रोथ और प्रेस या मीडिया के एडवांसमेंट को लेकर के हम देख सकते हैं बच्चों। लेकिन 1987 की मई में क्या होता है कि एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रहता है, एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को टॉर्चर करने की वजह से, अत्याचार की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस घटना के बाद नागरिकों ने लोकतंत्रीकरण के लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू कर दिए, जिसको चून प्रशासन ने दबाने की बहुत कोशिश की, ठीक। किंतु इसके बाद चून सरकार के खिलाफ ये जो लोकतंत्री आंदोलन में अब केवल स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, बल्कि स्टूडेंट्स के अलावा मिडिल क्लास के जो लोग थे, मध्य वर्ग के जो नागरिक थे, उन्होंने भी भाग लेना शुरू कर दिया था। एंड ओइंग टू दिस एफर्ट द चून एडमिनिस्ट्रेशन वाज फोर्स्ड टू मेक अ रिवीजन टू द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउइंग डायरेक्ट इलेक्शंस। अ न्यू चैप्टर ऑफ कोरिया डेमोक्रेसी दस बिगैन। बच्चों, ये जो डेमोक्रेटाइजेशन के लिए जो स्ट्रगल हो रहा था लार्ज स्केल पर, उसका परिणाम अब आगे देखने को मिल रहा था कि चून प्रशासन को संविधान में संशोधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा और नागरिकों को सीधे चुनाव का अधिकार अब मिल चुका था। कोरियाई लोकतंत्र का एक नया अध्याय, अ न्यू चैप्टर ऑफ कोरियन डेमोक्रेसी दिस बिगेन, और ये नया अध्याय इस प्रकार से शुरू हुआ था। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ और डेमोक्रेटाइजेशन के लिए जो कॉल थी लोगों की वो आना शुरू हो चुकी थी, और इस प्रकार से डायरेक्ट इलेक्शन के लिए उन्हें अधिकार अब मिल चुके थे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द कोरियन डेमोक्रेसी एंड द IMF क्राइसिस। एज पर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, द फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन सिंस 1971 was held in December 1987। नए संविधान के अनुसार 1971 के बाद से पहला प्रत्यक्ष जो चुनाव था वो दिसंबर 1987 में होता है। बट ड्यू टू द ऑपोजिशन पार्टीज फेलियर टू यूनाइट
a fellow military leader of Chun's military faction, Roh Tai-woo, was elected. बच्चों, लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां थी उनमें एकजुटता की कमी थी, और उस कमी या उस विफलता के कारण चून के सैन्य दल का एक साथी, एक सैन्य नेता रोह ताय ऊ, वो उसका चुनाव हो जाता है। ठीक। हाउएवर कोरिया कंटिन्यूड अलोंग द पाथ ऑफ डेमोक्रेसी। हालांकि कोरिया में लोकतंत्र जारी रहा। इन 1990 लॉन्ग टाइम अपोजिशन लीडर किम यंग सैम compromised with रोह पार्टी टू क्रिएट अ लार्ज रूलिंग पार्टी। बच्चों, 1990 में लंबे समय से विपक्षी नेता के तौर पर रह चुके जो किम यंग सैम थे, उन्होंने एक बड़ी सत्तारूढ़ पार्टी बनाने के लिए जो रोह की पार्टी थी उसके साथ समझौता किया। एंड इन दिसंबर 1992 किम, अ सिविलियन, was elected the president after decades of military rule। बच्चों, ये बहुत बड़ी बात है कि दिसंबर 1992 में जो दशकों से चले आ रहे जो सैन्य शासन के बाद अब एक सिविलियन, एक नागरिक नेता किम राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाता है। विद हिज इलेक्शन द कॉन्सिक्वेंट डिसोल्यूशन ऑफ अथॉरिटेरियन मिलिट्री पावर, डेमोक्रेसी मेड इट्स फॉरवर्ड मार्च। बच्चों, जैसे ही किम का इलेक्शन या किम राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाता है, नए चुनाव और जो सत्तावादी जो सैन्य शक्तियां थी उसके विघटन के कारण, उसके फलस्वरूप एक बार फिर लोकतंत्र की वहाँ पर शुरुआत होती है न्यू इलेक्शन के साथ। और जो अथॉरिटेरियन मिलिट्री पावर था उसके डिसोल्यूशन, उसके समाप्ति के बाद, विघटन के बाद लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की वहाँ शुरुआत हो जाती है। अंडर द एक्सपोर्ट ड्राइवन पॉलिसी ऑफ द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ से कुछ इकोनॉमिक फ्रंट पे जो है वो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अंडर द एक्सपोर्ट ड्राइवन पॉलिसी ऑफ द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सेवरल कंपनी ग्रीव टू ग्लोबल प्रोमिनेंस विच कंटिन्यूड अंटिल द अर्ली 1990s। बच्चों, जो नया प्रशासन अब आता है उस नए प्रशासन की जो एक्सपोर्ट ड्राइवन पॉलिसी थी, निर्यात नीति थी, उसके तहत कुछ कंपनियां जैसे कि सैमसंग, हुंडई, एलजी, ये कुछ कंपनियां थी। ये कंपनियां 1990 की शुरुआत तक वैश्विक प्रमुखता के स्तर पर पहुंच चुकी थी। क्यों? नए प्रशासन ने जो एक्सपोर्ट पॉलिसी को ऑप्ट किया था उसके कारण। विद गवर्नमेंटल सपोर्ट कोरियन conglomerates invested in capital intensive heavy and chemical industries as well as electronic industries, while the government continued to focus on building industrial and social infrastructure। बच्चों, जो सरकार आई थी उस सरकारी समर्थन के साथ कुछ कोरियाई कंपनियों ने पूंजी प्रधान जो व्यवसाय थे, ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव जो व्यवसाय थे, और रासायनिक उद्योग के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में भी अब निवेश करना शुरू कर दिया था। अपनी पूंजी का जो निवेश किया जा रहा था केवल हैवी इंडस्ट्रीज में नहीं, केवल केमिकल इंडस्ट्री में नहीं, बल्कि अब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया गया था। और दूसरी ओर सरकार ने इंडस्ट्रियल और सोशल इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, इनके बुनियादी ढांचे के निर्माण पर भी अब ध्यान देना जारी रखा हुआ था। मीनवाइल इसी बीच क्या होता है, अंडर इंक्रीजिंग न्यूलिबरलिस्ट pressure to open its market, the Kim administration joined the Organization for Economic Cooperation and Development in 1996। अब बच्चों, कोरिया के जो बाजारों को अन्य देशों के लिए खोल देने के लिए जो वहाँ के न्यू लिबरलिस्ट थे, ठीक, जो वहाँ के नौ उदारवादी थे, उन लोगों ने किम प्रशासन पर दबाव बनाया। तो किम प्रशासन ने 1996 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ओके, OECD, उसमें शामिल होने का अब निर्णय किया। एंड
अटेम्प्टेड टू स्ट्रेंथन कोरियाज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। अब कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने का प्रयास शुरू किया गया बच्चों, लेकिन व्यापार घाटे में जो थी वो बढ़ोतरी हो रही थी। ठीक, जो वित्तीय संस्थान थे उनके द्वारा जो प्रबंधन किया जा रहा था, मैनेजमेंट किया जा रहा था, वो काफ़ी खराब था। ठीक, और संगठनों द्वारा जो बेईमान व्यापारिक संचालन के कारण कोरिया को 1997 में फॉरेन करेंसी क्राइसिस का सामना करना पड़ा, विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना पड़ा। द क्राइसिस वाज डिल्ट विद थ्रू इमरजेंसी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इस संकट को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आपात वित्तीय सहायता के जरिए संभालने की कोशिश भी की गई, क्योंकि उन्हें ट्रेड में क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। उनका पुअर मैनेजमेंट था, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उनका पुअर मैनेजमेंट की वजह से और रेकलेस बिजनेस ऑपरेशंस की वजह से इन्हें बिजनेस में या ट्रेड में जो था वो काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो इस संकट से गुजरने के लिए, इस संकट से बचने के लिए IMF के द्वारा वित्तीय सहायता की मांग की गई और उन्हें वित्तीय सहायता भी मिली। और यही नहीं, देखिए यहाँ के लोगों ने भी इसमें भरपूर जो है उस अपने देश का साथ दिया। इस आर्थिक संकट ने पूरे देश को एक साथ एक प्रयास करने के लिए खड़ा कर दिया। यहाँ के जो नागरिक थे, इन नागरिकों ने गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट के माध्यम से जो विदेशी ऋण मिला था, उस विदेशी ऋण को भुगतान करने के लिए सक्रिय रूप से योगदान दिया। ये बहुत बड़ी बात है, किसी देश के नागरिकों के द्वारा इस तरह के जो गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट है उसको कंडक्ट किया जाता है और उस देश के ऊपर जो विदेशी ऋण था उसका भुगतान करने के लिए यहाँ सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन देखने को हमें मिलता है। In December 1997, long-time opposition party leader Kim Dae-jung was elected the president for the first time in Korea, marking a peaceful transfer of power. बच्चों, 1997 यहाँ जब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है तो ये पीसफुल मैनर में हो रहा है। ठीक, तो पीसफुल मैनर में जो फर्स्ट टाइम अगर पावर का ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ तो वो फर्स्ट टाइम था 1997 में, सेकेंड टाइम दैट वाज कंडक्टेड इन 2008 एंड थर्ड टाइम इट वाज ऑकर्ड इन 2017। तो दिसंबर 1997 में पहले एक लंबे समय के बाद कोरिया में पहली बार शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण होता है। हस्तांतरण के द्वारा जो विपक्षी पार्टी के नेता थे किम डे जुंग, वो सत्ता में आते हैं। ठीक, ये 1997 की बात है। बच्चों, सत्ता में जो दूसरा शांतिपूर्ण या पीसफुल जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो होता है वो 2008 में होता है, जब जो रूढ़िवादी पार्टी के जो नेता थे ली माइंग बॉक, वो प्रगतिशील पार्टी रोह मू ह्यून प्रशासन के बाद अध्यक्ष चुने जाते हैं। ठीक, 2012 में जो रूढ़िवादी पार्टी के नेता पार्क खन हे, बच्चों ध्यान रखना है, पार्क खन हे, वे पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाती है। 2012 पार्क खन हे was the first lady, first female who became the president of Korea. Okay, बच्चों, at the beginning of her presidency, she gained support due to the political legacy of her father. उनके जो शुरुआती कार्यकाल में उन्हें लगभग सभी का समर्थन मिलता है, बहुत समर्थन प्राप्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके जो पिता थे पार्क chung hee, वो उनकी राजनीतिक विरासत के कारण उन्हें सब समर्थन प्राप्त होता है। बट इन अक्टूबर 2016, as it came to light that she had lead a friend secretly manage government affairs, she met with nationwide protests leading to her impeachment and removal from office in March 2017. बच्चों, जब 2016 में जब ये बात उठी
कि उनके स्थान पर उनके जो नज़दीकी जो मित्र हैं वो सीक्रेटली गुप्त रूप से सरकारी मामलों का प्रबंधन करते हैं या करते थे, तब पूरे राष्ट्र भर में उनका विरोध किया गया, प्रदर्शन हुए और इन प्रदर्शनों के फलस्वरूप मार्च 2017 में उन पर महाभियोग भी चलाया गया। महाभियोग चला और उन्हें कार्यालय से हटा दिया गया। इन मई 2017, Moon Jae-in was elected the president in a peaceful transfer of power for the third time. तीसरी बार शांतिपूर्ण शक्ति का जो हस्तांतरण है वो होता है और मून जे इन वहाँ के राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाते हैं। द कैंडल लाइट प्रोटेस्ट ऑफ 2016 lead by citizens who peacefully demonstrated for the president's resignation within the boundaries of democratic laws and systems show the maturity of Korean democracy. किसी देश के लोकतंत्र हो जाने और लोगों में लोकतंत्र की परिपक्वता आ जाने में बहुत फर्क होता है, और यह परिपक्वता, ये मैच्योरिटी उन कोरियंस लोगों में देखने को मिली जब 2016 में नागरिकों ने के नेतृत्व में एक कैंडल लाइट विरोध पूरे देश में लोकतांत्रिक कानून और प्रणालियों की सीमाओं के भीतर राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहा था, वो भी पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से। और ये नागरिकों का शांतिपूर्वक प्रदर्शन कोरियाई लोकतंत्र की परिपक्वता को दर्शाता है। The Korean democracy was adapt to economic development, but it was the citizens' elevated political awareness to encourage republicanism in the country, which played the lead role in advancing it to where it is today. बच्चों, कोरियाई लोकतंत्र आर्थिक विकास का कर्जदार है, लेकिन देश के गणतंत्रवाद को प्रोत्साहित करने वाले जो कोरियाई नागरिक थे, उन कोरियाई नागरिकों की राजनीतिक जागरूकता ही है कि जिसने आज इस देश को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख भूमिका का निर्वहन किया है। बच्चों, इस तरह से हमने कोरिया के बारे में जाना। इस कोरिया की ये जो स्टोरी है, इसको हमें समझना अत्यंत आवश्यक है। हमने देखा कि किस तरह से कोरिया में इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ डेमोक्रेसी की जो डिमांड थी वो की गई थी, और उसने उस देश की तस्वीर को बदल दिया था। बच्चों, इस तरह से ये इस चैप्टर का 12th पार्ट जो है वो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो एक्सप्लेन किया है वो ज़रूर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।